कहते हैं हर बुद्धिमान इंसान को कभी न कभी नौकरी की तलाश जरूर करनी पड़ती है, चाहे वो मुल्ला नसीरुद्दीन ही क्यों न हो। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शहर के बाजार से गुजर रहे थे। सूरज ऊपर से आग बरसा रहा था और गधा नीचे से धूल उड़ाता जा रहा था। मुल्ला के पास उस दिन खाने तक के पैसे नहीं थे। जेब खाली थी, मगर दिल हमेशा की तरह भरा हुआ मजाक और उम्मीद से। हे खुदा, मुल्ला ने आसमान की ओर देखा, कहीं से कोई नौकरी भेज दे, ऐसी कि काम कम हो और वेतन ज्यादा। पास ही खड़े एक दुकानदार ने हंसकर कहा, मुल्ला, ऐसी नौकरी तो बादशाह के सपनों में भी नहीं होती। मुल्ला मुस्कुराए, तो फिर मैं सपनों में ही ढूंढ लूंगा। कुछ ही दूर उन्होंने देखा, एक हवेली के बाहर बड़ा सा बोर्ड टंगा था। जरूरत है एक नौकर की जो जवान से कम सके, हाथों से नहीं। मुल्ला के कान खड़े हो गए। उन्होंने गधे से कहा, सुना तूने, अब बोलने से भी नौकरी मिलने लगी है। गधा कुछ बोला नहीं। मुल्ला बोले, चलो, यही तुम्हारी गलती है, इसलिए तो मैं इंसान हूं और तू गधा। वे हवेली में पहुंचे। वहां एक मोटा रौबीला व्यापारी बैठा था। मूछें ऊपर को उठी हुई और आवाज में हुकूमत। व्यापारी बोला, तुम्हें नौकरी चाहिए? मुल्ला ने टोपी झुकाई, हाँ मालिक, लेकिन पहले ये बताइए काम क्या करना है। व्यापारी ने कहा, बस बोलना है। मैं चाहता हूं मेरे घर में कोई ऐसा हो जो मुझे दिन में 4 बार याद दिलाए कि मैं कितना अमीर हूं। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। मालिक, आप तो मुझे अपनी जुबान का काम दे रहे हैं। ऐसा मौका तो खुदा भी रोज नहीं देता। व्यापारी बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे खुश रखोगे तो महीने के अंत में 5 सोने के सिक्के दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए, मालिक, अगर मैं आपको इतना खुश कर दूं कि आपकी मुस्कान गालों से उतरने का नाम न ले, तो क्या इनाम दोगे? व्यापारी बोला, फिर मैं 1 सोने का सिक्का और बढ़ा दूंगा। मुल्ला बोले, मान गया। तो सौदा पक्का। इस तरह मुल्ला की पहली नौकरी लग गई, एक ऐसी नौकरी जिसमें सिर्फ बोलना था। सुबह मुल्ला ने व्यापारी के कमरे में जाकर कहा, मालिक, सूरज निकल आया है और वो भी आपकी चमक से जलता हुआ। व्यापारी मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद मुल्ला फिर आया। मालिक, मैंने आपके आंगन में मुर्गे को कहते सुना, वाह, आज भी हमारे मालिक जिंदा हैं। व्यापारी फिर मुस्कुराया। दोपहर को मुल्ला बोला, मालिक, बाजार में लोग आपकी दौलत गिनते गिनते थक गए, अब वो आपकी नेकदिली गिनने लगे हैं। व्यापारी ठहाके लगाने लगा। मुल्ला, तुम तो वाकई बोलने में माहिर हो। मुल्ला ने टोपी उतारी, मालिक, यही तो मेरी नौकरी का हुनर है। दूसरे दिन मुल्ला सुबह आया और बोला, मालिक, आपके जैसे अमीर लोग तो सिर्फ किस्सों में मिलते हैं, लेकिन अफसोस, लोग कहते हैं कि किस्से झूठे होते हैं। व्यापारी को बात समझ नहीं आई, पर उसने हंस दिया। थोड़ी देर बाद मुल्ला बोला, मालिक, आपके पास इतना सोना है कि अगर उसे गिना जाए तो गिनने वाला गरीब हो जाए। इस बार व्यापारी थोड़ा सोच में पड़ गया, ये तारीफ थी या ताना। शाम को मुल्ला फिर आया। मालिक, मैंने देखा आपकी रसोई में चूहा भी मोटा हो गया है, ऐसे ही अमीरी फैलती है। व्यापारी ने भौहें चढ़ाई, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रही मुल्ला। मुल्ला बोला, मालिक, तेज जुबान से ही तो धीमा मूड ठीक होता है। तीसरे दिन व्यापारी की पत्नी ने शिकायत की, ये तुम्हारा नौकर बड़ा अजीब है। सुबह सुबह कह रहा था, मालकिन, आपकी आंखें सोने की तरह हैं, बस चमक कम है।
व्यापारी ने मुल्ला को बुलाया, ये क्या बात हुई? मुल्ला बोला, मालिक, सोना तभी चमकता है जब कोई उसे पॉलिश करे। मैंने तो बस आपको सलाह दी थी कि मालकिन की तारीफ में थोड़ा वक्त लगाइए। व्यापारी हंस पड़ा, तुम्हारा दिमाग तो सच में खुराफाती है। एक दिन व्यापारी ने मेहमान बुलाए। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, आज मेहमानों की तारीफ करनी है, समझे? मुल्ला बोला, मालिक, चिंता न करें। मेरे शब्दों से मेहमान झुकेंगे और आपके खाने से उठेंगे। जब मेहमान आए, मुल्ला ने बड़े गर्व से कहा, आपका स्वागत है। मालिक के खाने में वो स्वाद है कि जिसने एक बार चखा, उसने कभी कर्ज नहीं चुकाया। सन्नाटा छा गया। एक मेहमान बोला, ये कैसा बयान है? मुल्ला मुस्कुराया, क्योंकि जिसने ये खाना खाया वो इतना तृप्त हुआ कि उसे कुछ याद ही नहीं रहा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। व्यापारी भी हंसा, मुल्ला, तुम अजीब मगर सच्चे हो। एक महीने बाद व्यापारी ने मुल्ला को बुलाया। मुल्ला, तुमने मेरी तारीफ भी की, मुझे सोचने पर भी मजबूर किया। अब बताओ, सैलरी कितनी चाहिए? मुल्ला ने कहा, मालिक, आपने वादा किया था 5 सोने के सिक्कों का, और अगर खुश हुए तो एक अतिरिक्त। व्यापारी मुस्कुराया, हाँ, मैं खुश हूं। तो लो, ये रहे 6 सिक्के। मुल्ला ने सिक्के गिने, फिर कहा, मालिक, एक सवाल पूछूं? पूछो। अगर मैं आपको हंसाता रहता तो इनाम मिलता, लेकिन अगर मैं आपको रुला दूं तो क्या बोनस मिलेगा? व्यापारी हंसा, अगर तुम मुझे रुला दो तो दोगुनी सैलरी। मुल्ला ने चुपचाप सिक्के रखे, फिर बोला, मालिक, आपकी पत्नी ने कहा था कि आपने मुझे जो सिक्के दिए हैं वो असली नहीं हैं। व्यापारी चौंका, क्या कहा उसने? मुल्ला बोला, और उसने ये भी कहा कि आपने कभी किसी को पूरा इनाम नहीं दिया। व्यापारी का चेहरा लाल हो गया। ये झूठ है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखिए मालिक, अब आप रो पड़े। अब मेरी दोगुनी सैलरी बनती है। सारे नौकर चाकर ठहाका लगाने लगे। व्यापारी खुद को रोक नहीं पाया। मुल्ला, तू तो बड़ा चालाक निकला। मुल्ला बोला, मालिक, नौकरी वही अच्छी जो दोनों को हंसाए, एक को सैलरी से, दूसरे को समझ से। व्यापारी ने कहा, चलो, ये लो 12 सोने के सिक्के। तूने सैलरी नहीं, मेरा मूड ठीक किया है। मुल्ला ने सैलरी ली और बोला, मालिक, अब मैं नौकरी छोड़ता हूं। व्यापारी बोला, क्यों? मुल्ला बोला, क्योंकि अगर मैं रह गया तो आप या तो बहुत हंसेंगे या बहुत सोचेंगे। दोनों से बचना मुश्किल है। व्यापारी मुस्कुरा गया। तो अब तू क्या करेगा? मुल्ला ने कहा, अब मैं अपनी जुबान से खुद के लिए काम करूंगा, लोगों को हंसाऊंगा, ताकि किसी को नौकरी की जरूरत ही न पड़े। कहानी खत्म होती है, पर हंसी नहीं। मुल्ला की पहली नौकरी सिखा गई कि बोलना भी एक कला है, और समझदारी सबसे बड़ा वेतन। तो दोस्तों, बताइए, अगर आपको ऐसी नौकरी मिले जिसमें सिर्फ बोलना हो, तो क्या आप मुल्ला की तरह बोल पाएंगे? पहली नौकरी में मुल्ला ने बोलकर कमाई की। अब वक्त था अपनी अक्ल से शहर को हंसाने का। मुल्ला नसीरुद्दीन, जिनकी जुबान से निकले हर शब्द में शहद और मिर्च दोनों मिलते थे, अब सोच में थे। पहली नौकरी से 12 सिक्के मिले, पर मजा उससे कहीं ज्यादा आया था जितना पैसे से आता है। एक दिन वे चायखाने में बैठे थे, अपनी पुरानी टोपी झाड़ते हुए। पास ही 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना है राजा को नया सलाहकार चाहिए। हाँ, लेकिन शर्त है वो समझदार भी हो और मजेदार भी। मुल्ला मुस्कुराए। तो फिर ये नौकरी तो मेरी जुबान के लिए बनी है।
अगले दिन मुल्ला अपने गधे पर बैठकर राजमहल पहुंचे। दरबार में भारी भीड़ थी। दाढ़ी वाले विद्वान, गाउन पहने ज्योतिषी और गंभीर चेहरे वाले दरबारी। राजा ने ऐलान किया, हमें ऐसा सलाहकार चाहिए जो कठिन हालात में भी मुस्कराए और अगर मैं गलती करूं तो हंसकर सुधारे। मुल्ला आगे बढ़े और बोले, हुजूर, मैं वही हूं जो आपकी गलती पर पहले हंसता हूं फिर सुधरवाता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा मुस्कुराया, और तेरी योग्यता क्या है? मुल्ला बोला, हुजूर, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज में महारत हासिल की है, बिना मेहनत के मुस्कराना। राजा हंसा, ठीक है, आज से तू मेरा सलाहकार। राजा ने मुल्ला को समझाया, तुझे मेरी हर बात पर राय देनी होगी, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन राय ऐसी होनी चाहिए कि मैं सोच में पड़ जाऊं। मुल्ला ने टोपी ठीक की। हुजूर, आप सोचिएगा, मैं हंसवाऊंगा। राजा खुश हुआ, तुझे महीने में 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। मुल्ला ने झुककर सलाम किया। अगर आप और ज्यादा हंसेंगे तो बोनस मिल जाएगा ना? राजा बोला, अगर मेरी हंसी आंसू में बदल गई तो तेरी नौकरी जाएगी। मुल्ला मुस्कुराया, हुजूर, हंसी और आंसू दोनों मेरे बस में हैं। राजा ने पूछा, मुल्ला, मेरे राज्य में चोरी बढ़ रही है, क्या किया जाए? मुल्ला ने कहा, हुजूर, चोरों को पकड़ना आसान है, बस उन्हें बताइए कि अब चोरी करने पर टैक्स देना होगा। राजा चौंका, क्या मतलब? मुल्ला बोला, जिन्हें पैसा चाहिए वो खुद आकर बताएंगे कि कहां चोरी की है, बाकी डर से चोरी छोड़ देंगे। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा बोला, मुल्ला, तू पागल है या जीनियस? मुल्ला बोला, हुजूर, सलाहकार वही जो आपको दोनों महसूस कराए। अगले दिन राजकोषपाल आया और बोला, महाराज, खजाने में सिर्फ 10 सोने के सिक्के बचे हैं। राजा घबराया, क्या किया जाए? मुल्ला बोला, हुजूर, जो सिक्के बचे हैं उन्हें दिखाइए सबको और कहिए यही आपकी ईमानदारी का सबूत है। राजा ने वैसा ही किया। पूरा शहर बोला, वाह, हमारा राजा कितना ईमानदार है। मुल्ला ने कान में कहा, हुजूर, लोग हमेशा उस पर भरोसा करते हैं जिसके पास कुछ बचा नहीं होता। राजा ठहाका लगाकर हंस पड़ा, मुल्ला, तू मेरे खजाने से भी कीमती है। एक दिन 2 किसान झगड़ते हुए आए। पहला बोला, मेरे खेत में दूसरे का पेड़ उग गया। दूसरा बोला, वो पेड़ मेरी जमीन पर है। राजा उलझ गया। उसने मुल्ला से कहा, फैसला करो। मुल्ला बोला, हुजूर, पेड़ किसी की जमीन में उगता नहीं, वो जड़ में बसता है। तो जिसको पेड़ काटने की हिम्मत है वही असली मालिक। दोनों किसान एक दूसरे को देखने लगे। पहला बोला, मैं नहीं काटूंगा। दूसरा बोला, मैं भी नहीं। मुल्ला बोला, तो दोनों मालिक नहीं, कुदरत मालिक है। राजा ठहाके मारकर हंसा, तू तो उल्टा फैसला देकर भी सबको संतुष्ट कर देता है। मुल्ला बोला, हुजूर, यही असली न्याय है जहां कोई नाराज न हो। एक दिन राजमहल में बड़ा भोज हुआ। राजा ने कहा, मुल्ला, देखना कि कोई खाने में बेईमानी न करे। मुल्ला बोला, हुजूर, मैं हर निवाले पर नजर रखूंगा। भोजन शुरू हुआ। थोड़ी देर में राजा ने देखा मुल्ला खुद सबसे ज्यादा खा रहा है। राजा गर्जा, ये क्या कर रहा है तू? मुल्ला बोला, हुजूर, मैं खुद चख चख कर देख रहा हूं कि कोई जहर तो नहीं मिला। आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। पूरा दरबार ठहाकों से भर उठा। राजा ने कहा, तू नौकरी नहीं, नाटक करता है। मुल्ला बोला,
हुजूर, जो मुस्कुराहट फैलाए वही सच्चा सुरक्षा प्रहरी है। कुछ दिनों बाद राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, मेरे राज्य में लोग टैक्स नहीं भरते, क्या किया जाए? मुल्ला बोला, एक फरमान जारी करें, जो टैक्स नहीं देगा उसे राजा का दोस्त माना जाएगा। राजा हैरान, इससे तो कोई टैक्स नहीं देगा। मुल्ला बोला, बिल्कुल, और जब सब राजा के दोस्त बन जाएंगे तो वे खुद कहेंगे हमारा राजा मुश्किल में है, चलो मदद करें, तब वो खुद टैक्स लाएंगे। राजा ने वैसा ही किया और सचमुच अगले दिन पूरा शहर टैक्स लेकर आया। राजा दंग रह गया। मुल्ला, तू तो जनता को मन की बात सुनना सिखा रहा है। एक दिन राजा ने सोचा, चलो मुल्ला की परीक्षा लेते हैं। उसने कहा, मुल्ला, बताओ मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? मुल्ला मुस्कुराया, हुजूर, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया। राजा हंस पड़ा, क्यों? क्योंकि अब अगर मैं सच कहूंगा तो आप नाराज होंगे और अगर झूठ कहूंगा तो मैं बेवकूफ। राजा बोला, तो फिर जवाब क्या है? मुल्ला बोला, आपकी गलती ये है कि आप हर वक्त परफेक्शन चाहते हैं, जबकि खुदा ने इंसानों को थोड़ा टेढ़ा बनाया है ताकि वो मुस्कराएं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कई महीने बीते। एक दिन राजा ने कहा, मुल्ला, तू अब जा सकता है। तूने मुझे इतना हंसाया कि अब कुछ नया नहीं बचा। मुल्ला ने सिर झुकाया, हुजूर, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए, हंसी वहीं रहती है जहां सच्चाई छिपी हो। राजा उदास हुआ, तू जा रहा है तो मैं किससे बात करूंगा? मुल्ला बोला, हुजूर, अब खुद से बात कीजिए, क्योंकि सबसे सच्ची सलाह वही देता है जो हंसकर खुद पर हंस सके। राजा भावुक हो गया। रुक जा मुल्ला, तुझे सैलरी दोगुनी कर दूंगा। मुल्ला मुस्कुराया, हुजूर, मैं सैलरी से नहीं, मुस्कुराहट से अमीर हूं। मुल्ला चला गया, लेकिन शहर में हंसी की गूंज रह गई। लोग कहते हैं राजा के शासन में न्याय नहीं, हंसी का राज था। और ये सब हुआ क्योंकि एक आदमी ने सिखा दिया कि सत्ता अगर मुस्कराए तो जनता डरना भूल जाती है। तो दोस्तों, बताइए, अगर आपके बॉस की जगह मुल्ला नसीरुद्दीन होते तो दफ्तर हंसी का दरबार बन जाता या पागलखाना? कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी 2। एक समय की बात है, दूर किसी राज्य में एक ऐसा राजा राज करता था जिसके पास धन दौलत महलटारी सब कुछ था सिवाय अक्ल के। वह राजा नाम था महाराज गंडूराम, जो उसने खुद को दिया था क्योंकि उसे लगता था कि यह बहुत मर्दाना नाम है। अपनी मूर्खता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसकी हर बात, हर फैसला और हर आदेश ऐसा होता था कि लोग या तो अपना माथा पीट लेते थे या फिर चोरी छिपे हंसते थे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा के सामने उसकी मूर्खता पर सवाल उठा सके। महाराज गंडूराम को लगता था कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वह अक्सर अपने दरबारियों से पूछता, क्या मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा नहीं हूँ? और दरबारी अपनी जान बचाने के लिए हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते, महाराज, आप तो ज्ञान के सागर हैं। आपकी बुद्धि के आगे तो सूरज भी फीका पड़ जाता है। ऐसी झूठी तारीफें सुनकर राजा और भी फूल जाता और उसकी मूर्खता आसमान छूने लगती। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन रहते थे। मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी, अक्लमंदी और कभी कभी अपनी हरकतों से लोगों को हंसाने के लिए मशहूर थे। उन्हें राजा की मूर्खता की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती थीं और वे मन ही मन मुस्कुराते थे। मुल्ला को लगता था कि किसी दिन उन्हें राजा की मूर्खता का सामना जरूर करना पड़ेगा। और वह दिन जल्द ही आ गया।
महाराज गंडूराम को अचानक एक दिन ख्याल आया कि उसके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी असाधारण बुद्धि को चुनौती दे सके। उसे लगा कि वह इतना महान है कि उसे किसी की बुद्धिमत्ता को मापने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाना चाहिए। उसने एक घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरे दरबार में आकर मुझसे 3 ऐसे सवाल पूछेगा जिनका जवाब मैं न दे पाऊं, उसे मैं सोने के 1000 सिक्के दूंगा और अपने दरबार में ऊंचा पद दूंगा। लेकिन अगर वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया, या अगर मैं उसके सवालों का जवाब दे पाया, तो उसे आजीवन कारावास भुगतना होगा। यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। लोग जानते थे कि राजा की मूर्खता का कोई पार नहीं, लेकिन उसे चुनौती देने का मतलब था अपनी जान जोखिम में डालना। कई पढ़े लिखे लोग भी राजा के सामने जाने से कतराते थे। जब यह खबर मुल्ला नसरुद्दीन तक पहुंची तो वे मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वे राजा को उसकी मूर्खता का आईना दिखाएं। मुल्ला ने अपने गधे पर सामान लादा और शाही दरबार की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर मुल्ला ने घोषणा की कि वे राजा के सवालों का जवाब देने और उनसे सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। दरबारी मुल्ला को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह बूढ़ा आदमी अपनी जान से हाथ धोने आया है। महाराज गंडूराम अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने मुल्ला को देखा और एक घमंडी मुस्कान दी। तो तुम हो वह बहादुर व्यक्ति जो मुझे चुनौती देने आया है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या चाहते हो? मुल्ला ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, मेरा नाम नसरुद्दीन है और मैं आपके ज्ञान को परखने आया हूँ। राजा हंसा। मेरे ज्ञान को? तुम एक मामूली गांव के आदमी मेरे ज्ञान को परखोगे? खैर, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी महानता को चुनौती देता है। पूछो अपने सवाल। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा। महाराज, कृपया मुझे यह बताएं कि इस विशालकाय महल में कुल कितनी ईंटें लगी हैं? राजा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह अपने दरबारियों की ओर देखने लगा। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राजा ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, यह कैसा सवाल है? इसका जवाब कौन जानता है? यह तो मूर्खतापूर्ण सवाल है। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, महाराज, आपने ही कहा था कि आप हर सवाल का जवाब जानते हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते तो मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे इसका सटीक जवाब चाहिए। राजा को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैं यह नहीं बता पाया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। आखिरकार उसने एक उपाय सोचा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। महल की हर ईंट गिनने में समय लगेगा। मुल्ला मुस्कुराए। जरूर महाराज, मैं इंतजार करूंगा। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे तुरंत महल की एक एक ईंट गिनना शुरू कर दें। बेचारे सिपाही और मजदूर कई दिनों तक ईंटें गिनते रहे, लेकिन विशाल महल की ईंटों का कोई अंत नहीं था। वे थक हार कर वापस आए और राजा को बताया कि यह असंभव है। राजा बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन मुल्ला ने फिर कहा, महाराज, आपने तो कहा था आप जवाब देंगे। क्या आप जवाब नहीं दे पाए? राजा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अब अपना दूसरा सवाल पूछो। मुल्ला ने दूसरा सवाल पूछा। महाराज, कृपया मुझे यह बताएं कि आकाश में कुल कितने तारे हैं? राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं सुने थे। यह क्या बकवास है?
कोई कैसे गिन सकता है कि आकाश में कितने तारे हैं? मुल्ला ने फिर कहा, महाराज, आपने ही कहा था कि आप हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते तो मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे इसका सटीक जवाब चाहिए। राजा फिर सोचने लगा। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने अपने दरबारियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। राजा ने फिर से बहाना बनाने की कोशिश की, इसके लिए भी समय चाहिए। हमें रात में बैठकर तारे गिनने होंगे। मुल्ला ने कहा, जरूर महाराज, मैं इंतजार करूंगा। राजा ने अपने ज्योतिषियों और खगोलविदों को बुलाया और उन्हें रात में तारे गिनने का आदेश दिया। लेकिन यह भी एक असंभव काम था। तारे इतने अनगिनत थे कि कोई भी उन्हें गिन नहीं पाया। वे भी थक हार कर वापस आए और राजा को बताया कि यह असंभव है। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने स्वीकार किया, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाया। अब अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछो। मुल्ला ने तीसरा सवाल पूछा, महाराज, कृपया मुझे यह बताएं कि आपकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? राजा इस सवाल को सुनकर सन्न रह गया। यह सवाल सीधे उस पर हमला कर रहा था। उसकी मूर्खता पर हंस रहा था। वह क्रोधित हुआ, लेकिन जानता था कि अगर उसने गुस्सा दिखाया तो वह अपनी हार मान लेगा। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यह सवाल कैसे पूछ सकते हो? मैं राजा हूं। मेरे पास कोई मूर्खता नहीं है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, लेकिन यह तो आपका तीसरा सवाल है। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो आप हार जाएंगे और मुझे 1000 सोने के सिक्के और दरबार में पद मिलेगा। राजा को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वह अपने दरबारियों की तरफ देखने लगा। दरबारी भी डर रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। आखिरकार राजा ने हार मान ली। उसने कहा, ठीक है, मैं नहीं जानता कि मेरी सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। मुल्ला ने कहा, महाराज, आपकी सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आपने बिना सोचे समझे यह घोषणा की कि आप हर सवाल का जवाब जानते हैं, और आपने मुझे चुनौती दी। आपने यह नहीं सोचा कि अगर आप हार गए तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। राजा के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि मुल्ला सही कह रहा है। उसने अपनी मूर्खता के कारण खुद को सबके सामने हास्यास्पद बना लिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक दरबारी ने हिम्मत करके ताली बजाई। उसके बाद धीरे धीरे सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अक्लमंदी से राजा को उसकी मूर्खता का आईना दिखा दिया था। राजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने मुल्ला को 1000 सोने के सिक्के दिए और उन्हें अपने दरबार में एक ऊंचा पद देने की पेशकश की। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता। राजा हैरान हुआ, क्यों? तुम्हें क्या आपत्ति है? मुल्ला ने कहा, महाराज, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। मैं किसी के दरबार में बंधकर नहीं रह सकता। और रही बात आपके महल की ईंटों और आसमान के तारों की, तो महाराज, मुझे पता है कि आप यह नहीं बता सकते। और आपकी मूर्खता के बारे में वह तो जगजाहिर है। मुल्ला ने हंसते हुए अपनी बात पूरी की। राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह जानता था कि मुल्ला सही कह रहा है। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने कुछ नहीं कहा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने सोने के सिक्के लेकर वापस अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने राजा को उसकी मूर्खता का एहसास करा दिया था और सबको यह सिखा दिया था कि ज्ञान कभी भी किसी पद या धन दौलत का मोहताज नहीं होता। इस घटना के बाद महाराज गंडूराम थोड़ा बदल गया।
वह पहले जितना घमंडी और मूर्ख नहीं रहा। उसने अपनी मूर्खता को स्वीकार करना सीखा और बुद्धिमान लोगों की सलाह सुनने लगा। उसने अपने दरबारियों को भी आज़ादी दी कि वे उसके गलत फैसलों पर सवाल उठा सकें। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी अक्लमंदी से एक मूर्ख राजा को भी ज्ञान का पाठ पढ़ा दिया। जब मूर्खता पर हंसा ज्ञान, तो दुनिया ने देखा कि असली शक्ति कहाँ है। राजा की नई नई मूर्खताएं। हालांकि मुल्ला की सीख से राजा थोड़ा सुधरा, लेकिन उसकी मूर्खता पूरी तरह से नहीं गई थी। कुछ समय बाद राजा को एक नया विचार आया। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, मुझे लगता है कि हमारा राज्य बहुत बोरिंग है। हमें कुछ नया करना चाहिए। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें पता था कि राजा का नया कुछ न कुछ मूर्खतापूर्ण ही होगा। राजा ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी सभी दीवारों को रंगना चाहिए, लेकिन सादे रंग नहीं, बल्कि ऐसे रंग जो सिर्फ रात में दिखें। दरबारी हैरान रह गए। महाराज, रात में दिखने वाले रंग, ऐसा कैसे संभव है? राजा ने घमंड से कहा, यही तो मेरी बुद्धिमत्ता है। मैं चाहता हूं कि जब रात हो तो हमारी दीवारें चमकें। इससे हमारा राज्य सबसे अनोखा दिखेगा। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा को बताए कि ऐसा कोई रंग नहीं होता जो सिर्फ रात में दिखे। लेकिन अगर राजा ने कह दिया तो सबने हामी भर दी। पूरे राज्य में यह घोषणा की गई कि राजा को ऐसे कारीगर चाहिए जो महल की दीवारों को ऐसे रंगों से रंग सकें जो सिर्फ रात में चमकें। मुल्ला नसरुद्दीन ने यह घोषणा सुनी और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह राजा की एक और मूर्खता है। मुल्ला ने एक नया प्लान बनाया। वे सीधे राजा के दरबार में गए। महाराज, मैंने सुना है कि आपको रात में चमकने वाले रंगों की तलाश है। मैं वह कारीगर हूं जो ऐसे रंग बना सकता है। राजा बहुत खुश हुआ। सच? तुम ऐसे रंग बना सकते हो? यह तो कमाल है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत बुद्धिमान समझा था, लेकिन तुम तो एक कलाकार भी निकले। मुल्ला ने कहा, हाँ महाराज, मैं ऐसे रंग बना सकता हूँ। लेकिन इन रंगों की एक खासियत है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या खासियत? मुल्ला ने कहा, यह रंग सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो पूरी तरह से ईमानदार हों, जिनका मन साफ हो और जो कभी झूठ न बोलते हों। जो बेईमान और झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, उन्हें ये रंग नहीं दिखते। राजा और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा ने सोचा, मैं तो सबसे ईमानदार हूं, मुझे तो यह रंग जरूर दिखेंगे। मुल्ला ने आगे कहा, और इन रंगों को बनाने में बहुत कीमती और दुर्लभ सामग्री लगती है। इसके लिए मुझे सोने के 500 सिक्के चाहिए। राजा ने तुरंत मुल्ला को 500 सोने के सिक्के दिए और उन्हें महल की दीवारों को रंगने का आदेश दिया। मुल्ला ने पैसे लिए और अपने घर लौट गए। उन्होंने एक बाल्टी में सादा पानी भरा और एक खाली ब्रश लेकर महल की दीवार पर नाटक करने लगे जैसे वे दीवार को रंग रहे हों। दरबारी और राजा दूर से उन्हें देख रहे थे। मुल्ला ने एक दिन, 2 दिन, पूरे एक हफ्ते तक यही नाटक किया। वे दीवार पर खाली ब्रश घुमाते, मुस्कुराते और नाटक करते जैसे वे बहुत मेहनत कर रहे हों। आखिरकार एक शाम को मुल्ला राजा के पास गए। महाराज, मैंने महल की दीवारों को रात में चमकने वाले रंगों से रंग दिया है। अब आप देख सकते हैं। राजा बहुत उत्सुकता से महल की दीवार देखने गया। रात हो चुकी थी। राजा ने देखा कि दीवारें वैसी की वैसी थीं, उन पर कोई रंग नहीं था। लेकिन राजा को मुल्ला की शर्त याद आई, यह रंग सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो पूरी तरह से ईमानदार हों, जिनका मन साफ हो और जो कभी झूठ न बोलते हों।
राजा को डर लगा कि अगर उसने कहा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा तो सब उसे बेईमान और झूठा समझेंगे। उसने सोचा, मुझे तो दिख रहा है, बहुत ही सुंदर रंग हैं। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम्हें यह सुंदर रंग दिख रहे हैं? दरबारी भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्हें डर लगा कि अगर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा तो राजा उन्हें बेईमान समझेगा और सजा देगा। तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ महाराज, बहुत ही शानदार रंग हैं। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे सुंदर रंग कभी नहीं देखे। एक दरबारी ने तो यहाँ तक कह दिया, महाराज यह तो जादुई रंग हैं। इन्हें देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। मुल्ला मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, देखा महाराज, मेरे रंग कितने चमत्कारी हैं। यह सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों को ही दिखते हैं। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने महल की दीवारों पर ऐसे जादुई रंग लगवाए हैं जो सिर्फ ईमानदार लोगों को दिखते हैं। गांव के लोग, जिन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, वे भी डर के मारे कहते रहे कि उन्हें रंग दिख रहे हैं। आखिरकार एक छोटा बच्चा, जो अपनी माँ के साथ महल की दीवार देखने आया था, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये लोग किस रंग की बात कर रहे हैं? मुझे तो दीवार पर कोई रंग नहीं दिख रहा है। बच्चे की बात सुनकर सब सन्न रह गए। माँ ने तुरंत बच्चे का मुंह बंद कर दिया, लेकिन बच्चे की आवाज राजा तक पहुंच गई। राजा ने सुना और उसे एहसास हुआ कि यह बच्चा तो बेईमान नहीं हो सकता। उसे अचानक मुल्ला की शर्त याद आई। अगर बच्चे को रंग नहीं दिख रहे और उसे भी नहीं दिख रहे तो इसका मतलब क्या है? राजा को अपनी मूर्खता का फिर से एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि मुल्ला ने उसे फिर से बेवकूफ बनाया था। उसने मुल्ला को बुलाया। नसरुद्दीन, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। मैंने ऐसे रंग बनाए जो सिर्फ ईमानदार लोगों को दिखते हैं। अगर आपको नहीं दिखते तो इसमें मेरी क्या गलती? राजा को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वह जानता था कि उसने खुद को फिर से एक हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया था। मुल्ला ने कहा, महाराज, मेरी फीस तो मुझे मिल गई और आपको अपनी मूर्खता का एक और पाठ मिल गया। राजा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगली बार कोई अनोखा विचार सोचने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। मुल्ला नसरुद्दीन वहां से चला गया और राजा को अपनी मूर्खता पर हंसने के लिए छोड़ गया। इस घटना के बाद राजा ने रंगने वाले किसी भी विचार को त्याग दिया। उसने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि अनुभव और समझ से आती है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता कभी भी अहंकार और घमंड में नहीं छुपती। वह हमेशा सरल होती है और जरूरत पड़ने पर मूर्खता पर हंसने की हिम्मत रखती है। कहानी 3। एक समय की बात है, एक दूर देश में एक गांव था जहां मुल्ला नसरुद्दीन अपनी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और कभी-कभी अजीबोगरीब हरकतों के लिए मशहूर थे। मुल्ला नसरुद्दीन केवल कहानियों के किरदार ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज की विडंबनाओं और इंसानी स्वभाव की पेचीदगियों को अपनी बुद्धि से उजागर करते थे। उनके गांव में अक्सर छोटे-मोटे झगड़े, आपसी विवाद और न्याय से जुड़े मामले सामने आते रहते थे और लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुल्ला के पास ही आते थे। मुल्ला कभी न्यायाधीश नहीं थे, लेकिन उनकी न्यायप्रियता और सत्य को उजागर करने की क्षमता उन्हें गांव का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बनाती थी।
इसी गांव के पास के एक शहर में एक बहुत अमीर लेकिन लालची व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ धन्नालाल। सेठ धन्नालाल का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन वह अपनी बेईमानी और धोखेबाजी के लिए भी उतना ही कुख्यात था। उसे लोगों को ठगने और अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक गिरने में कोई हिचक नहीं होती थी। और फिर उस राज्य का राजा था महाराज इंद्रवर्मन। महाराज इंद्रवर्मन एक न्यायप्रिय राजा होने का दावा करते थे, लेकिन उनकी न्याय व्यवस्था में कई खामियां थीं। उनके दरबारी अक्सर चापलूसी करते थे और राजा के सामने सच बोलने से कतराते थे। राजा अक्सर धनवान लोगों के पक्ष में फैसले सुनाते थे और गरीबों को न्याय के लिए भटकना पड़ता था। कहानी की शुरुआत एक अजीबोगरीब घटना से होती है। सेठ धन्नालाल के पास एक बहुत ही सुंदर और मजबूत गधा था। यह गधा सेठ के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह दूर के बाजारों तक सामान ढोता था। एक दिन जब गधा सामान लेकर एक बाजार से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी। पास में एक छोटा सा तालाब था, जहां गधा पानी पीने गया। जैसे ही गधा पानी पीने के लिए झुका, उसने गलती से अपने पैर से तालाब के किनारे पर रखा एक छोटा सा पत्थर खिसका दिया। वह पत्थर लुढ़कता हुआ पास से गुजर रहे एक गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी से टकराया और कुल्हाड़ी छिटक कर तालाब में गिर गई। लकड़हारा बेचारा रामू अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी खोकर बहुत दुखी हुआ। वह जानता था कि कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़ी नहीं काट पाएगा और उसकी परिवार भूखा मर जाएगा। उसने तुरंत सेठ धन्नालाल से शिकायत की कि उसके गधे ने उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिरा दी है। सेठ धन्नालाल अपनी आदत के अनुसार तुरंत मुकर गया। मेरे गधे की इसमें क्या गलती? वह तो सिर्फ पानी पी रहा था। तुम्हारी कुल्हाड़ी अपने आप गिरी होगी। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे पता है कि वह आपके गधे की वजह से गिरी। मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी थी, अब मैं क्या करूंगा? सेठ धन्नालाल ने रामू को डांटा और वहां से भगा दिया। रामू को कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो वह न्याय के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा। मुल्ला ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्हें पता था कि सेठ धन्नालाल झूठ बोल रहा है, लेकिन सबूत के बिना कुछ भी करना मुश्किल था। मुल्ला ने रामू से कहा, ठीक है रामू, तुम चिंता मत करो, हम इस मामले को देखेंगे। मुल्ला ने तुरंत सेठ धन्नालाल को बुलाया। सेठ जी, सुना है आपके गधे ने रामू की कुल्हाड़ी तालाब में गिरा दी है। सेठ धन्नालाल ने गुस्से में कहा, मुल्ला जी, यह सब झूठ है। मेरे गधे की इसमें कोई गलती नहीं थी। वह तो जानवर है, उसे क्या पता? मुल्ला ने कहा, ठीक है, अगर गधा जानवर है और उसे कुछ नहीं पता, तो उसके काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? मालिक की है ना। सेठ धन्नालाल फंस गया। उसने सोचा, यह मुल्ला मुझे अपनी बातों में उलझा रहा है। मुल्ला ने कहा, ठीक है, हम इस मामले को शाही अदालत में ले जाएंगे। सेठ धन्नालाल जानता था कि शाही अदालत में उसका प्रभाव था। उसने सोचा, वहां मैं आसानी से बच जाऊंगा। मुल्ला, रामू और सेठ धन्नालाल तीनों शाही अदालत पहुंचे। महाराज इंद्रवर्मन अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने मुल्ला को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि वे मुल्ला की अक्लमंदी से परिचित थे। महाराज ने पूछा, तो मुल्ला, आज क्या मामला लेकर आए हो? मुल्ला ने पूरी बात विस्तार से बताई, गधा, कुल्हाड़ी और सेठ धन्नालाल का इनकार। महाराज ने सेठ धन्नालाल से पूछा, सेठ जी, क्या यह सच है कि आपके गधे ने कुल्हाड़ी गिराई? सेठ धन्नालाल ने तुरंत झूठ बोल दिया, नहीं महाराज, मेरे गधे की इसमें कोई गलती नहीं थी। वह तो मासूम जानवर है। महाराज ने सोचा, यह तो अजीब मामला है। गधे को कैसे दोषी ठहराया जाए? उन्होंने अपने दरबारियों से सलाह ली।
दरबारियों ने कहा, महाराज, गधा तो जानवर है, उसे सजा नहीं दी जा सकती और मालिक की इसमें सीधी गलती नहीं दिखती। महाराज भी इस तर्क से सहमत होने लगे। वे रामू को मुआवजा देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि सेठ धन्नालाल एक अमीर व्यापारी था और उसका समर्थन करना राजनीतिक रूप से फायदेमंद था। मुल्ला ने देखा कि न्याय कहीं खो रहा है। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, क्या मैं इस मामले में कुछ कहना चाहता हूं? महाराज ने कहा, जरूर मुल्ला, कहो। मुल्ला ने कहा, महाराज, अगर गधे ने कुल्हाड़ी गिराई है तो गधे को ही अदालत में लाया जाए और उससे पूछा जाए कि उसने ऐसा क्यों किया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज इंद्रवर्मन और सभी दरबारी मुल्ला की बात सुनकर हैरान रह गए। गधे को अदालत में लाओगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो मुल्ला? महाराज ने हंसते हुए कहा। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, नहीं महाराज, मैं बिल्कुल गंभीर हूं। अगर आप मानते हैं कि गधे की गलती नहीं है तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, और अगर वह नहीं कर सका तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आखिर न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। महाराज को मुल्ला की बात में एक अजीब सा तर्क दिखा। उन्हें लगा कि मुल्ला कुछ चाल चल रहा है, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि इससे मामला और दिलचस्प हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला, जाओ गधे को अदालत में ले आओ। सेठ धन्नालाल अपनी ही चाल में फंसता नजर आ रहा था। वह जानता था कि गधा आकर कुछ नहीं बोल पाएगा। कुछ देर बाद मुल्ला अपने साथ गधे को लेकर अदालत में आए। गधा अपनी चाल में चला आ रहा था, उसके कान हिल रहे थे। दरबार में लोग हंसने लगे। यह एक अनोखा दृश्य था। मुल्ला ने गधे को अदालत के बीच में खड़ा किया। उन्होंने गधे से पूछा, ऐ गधे, बताओ, तुमने रामू की कुल्हाड़ी तालाब में क्यों गिराई? गधा स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं बोला। वह बस अपनी गर्दन हिलाता रहा। मुल्ला ने फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो? क्या तुम कह सकते हो कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया? गधा फिर भी खामोश रहा। मुल्ला ने महाराज से कहा, महाराज देखिए, यह गधा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि यह दोषी है। महाराज और दरबारी अब उलझन में थे। मुल्ला ने उन्हें अपनी ही जाल में फंसा दिया था। अगर वे गधे को दोषी ठहराते तो यह हास्यास्पद होता। अगर वे उसे बरी करते तो मुल्ला का तर्क यह होता कि अगर गधा दोषी नहीं है तो जिम्मेदारी मालिक की है। मुल्ला ने एक और चाल चली। महाराज, चूंकि गधा दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गधे को क्या सजा दी जाए? क्या उसे फांसी दी जाए या कारावास दिया जाए? महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे जानते थे कि मुल्ला उन्हें बेवकूफ बना रहा है। मुल्ला ने कहा, महाराज, अगर गधे को सजा नहीं दी जा सकती तो इसका मतलब है कि यह न्याय का अपमान है, या फिर यह गधा इतना मासूम है कि इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसके मालिक सेठ धन्नालाल को जिम्मेदारी लेनी होगी। सेठ धन्नालाल का चेहरा उतर गया। वह समझ गया कि मुल्ला ने उसे पूरी तरह से फंसा दिया है। वह अपनी ही झूठ में उलझ गया था। महाराज इंद्रवर्मन को अब समझ आ गया था कि मुल्ला क्या चाहता है। मुल्ला ने अपनी अक्लमंदी से यह साबित कर दिया था कि जब एक जानवर की गलती होती है तो जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है। महाराज ने अंत में फैसला सुनाया, ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन का तर्क सही है। चूंकि गधा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा है और उसे सजा देना हास्यास्पद होगा, इसलिए उसकी हरकत की जिम्मेदारी उसके मालिक सेठ धन्नालाल की है।
सेठ धन्नालाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। महाराज ने आगे कहा, सेठ धन्नालाल को रामू की कुल्हाड़ी का मुआवजा देना होगा और साथ ही उसे 100 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे, ताकि वह भविष्य में अपनी चीजों को लेकर जिम्मेदार रहे और बेईमानी न करे। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अक्लमंदी से गरीब रामू को न्याय दिलाया था और सेठ धन्नालाल की पोल खोल दी थी। महाराज इंद्रवर्मन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी न्याय व्यवस्था में कितनी खामियां थीं। उन्होंने मुल्ला को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने दरबार में एक सलाहकार का पद देने की पेशकश की। मुल्ला ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैं आपके दरबार में रहकर आपकी सेवा करूंगा, लेकिन किसी पद पर नहीं। महाराज ने मुल्ला की बात मान ली। इस घटना के बाद महाराज इंद्रवर्मन ने अपनी न्याय व्यवस्था में कई सुधार किए और उन्होंने न्याय को धन और पद से ऊपर रखना सीखा। इस तरह मुल्ला की अदालत में गधा, व्यापारी और राजा तीनों की पोल खुल गई। गधा इसलिए आया क्योंकि मालिक ने उसे जिम्मेदार ठहराया था। व्यापारी की पोल खुली क्योंकि उसका झूठ सबके सामने आ गया। और राजा की पोल इसलिए खुली क्योंकि उसे अपनी न्याय व्यवस्था की खामियां समझ में आईं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अक्लमंदी से सबको यह सिखा दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। इस घटना के कुछ समय बाद राज्य में एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया। इस बार मामला एक बहुत ही कीमती हीरे की अंगूठी से जुड़ा था। राजा के एक पसंदीदा मंत्री चतुरसेन के पास एक बहुत ही बेशकीमती अंगूठी थी, जिसे उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। यह अंगूठी इतनी खास थी कि लोग उसे दूर दूर से देखने आते थे। एक दिन मंत्री चतुरसेन ने राजा के महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया। भोज में राज्य के सभी अमीर और महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए और मुल्ला नसरुद्दीन को भी आमंत्रित किया गया था। भोज के दौरान मंत्री चतुरसेन ने अपनी अंगूठी उतारकर मेज पर रख दी, क्योंकि वह आटा गूंथने का प्रदर्शन कर रहा था। यह मंत्री का एक अजीबोगरीब शौक था। जब भोज खत्म हुआ और मेहमान जाने लगे, तो मंत्री ने देखा कि उसकी अंगूठी गायब है। मंत्री चतुरसेन घबरा गया। उसने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा ने तुरंत सभी दरवाजे बंद करने का आदेश दिया और घोषणा की कि अंगूठी चोर को पकड़ा जाए। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत अपनी खास जांच टीम को बुलाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राजा जानता था कि इस मामले को हल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उसकी इज्जत जुड़ी थी। राजा ने फिर से मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया। मुल्ला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मंत्री की बेशकीमती अंगूठी चोरी हो गई है और चोर इसी महल में है। मुल्ला ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि मंत्री चतुरसेन बहुत परेशान था और राजा भी चिंतित था। मुल्ला ने कहा, महाराज, मैं इस मामले को हल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ अजीबोगरीब चीजें करनी होंगी। राजा ने कहा, जो चाहो करो मुल्ला, बस चोर को पकड़ो। मुल्ला ने सबसे पहले महल के सभी कर्मचारियों, मेहमानों और मंत्रियों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि इस हॉल में एक चोर है जिसने मंत्री चतुरसेन की अंगूठी चुराई है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम चुपचाप अंगूठी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। कोई सामने नहीं आया। मुल्ला ने फिर कहा, ठीक है, अब मैं एक कांस छड़ी का इस्तेमाल करूंगा। यह एक जादुई छड़ी है। यह छड़ी चोर के हाथ में जाते ही लंबी हो जाती है। मुल्ला ने अपने साथ लाई हुई कुछ बराबर लंबाई की लकड़ी की छड़ियां सबको दीं। उन्होंने कहा,
अब तुम सब इन छड़ियों को अपने साथ लेकर अपने अपने कमरों में जाओ। कल सुबह मैं तुमसे ये छड़ियां वापस लूंगा। जिस चोर ने अंगूठी चुराई है, उसकी छड़ी रात में लंबी हो जाएगी। सब लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला क्या कर रहा है। लेकिन कोई भी मुल्ला की बात को टालने की हिम्मत नहीं कर सका। सब अपनी अपनी छड़ियां लेकर अपने कमरों में चले गए। अगले दिन सुबह मुल्ला ने सबको फिर से हॉल में बुलाया। उन्होंने एक एक करके सबकी छड़ियां जांची। सब हैरान थे, लेकिन सबने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी दूसरों से छोटी थी। वह था मंत्री का रसोइया। मुल्ला ने रसोइये को देखा और मुस्कुराए। तुम ही चोर हो। रसोइया डर गया। उसने कहा, नहीं मुल्ला जी, मैं चोर नहीं हूं। मेरी छड़ी छोटी क्यों है? मुल्ला ने समझाया, मैंने तुमसे कहा था कि जादुई छड़ी चोर के हाथ में जाते ही लंबी हो जाएगी। चोर ने सोचा कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह दूसरों के बराबर रहे। लेकिन यह जादुई छड़ी कभी लंबी नहीं होती, यह सिर्फ चोर के मन में डर पैदा करती है। रसोइया पकड़ा गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने लालच में आकर अंगूठी चुरा ली थी। अंगूठी उसके कमरे में छुपी हुई मिली। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर महाराज इंद्रवर्मन और सभी दरबारी मुल्ला की अक्लमंदी पर तालियां बजाने लगे। इस घटना से मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी ही चाल में फंस जाता है। इस घटना के बाद राजा को भी अपनी न्याय व्यवस्था की खामियां समझ में आईं। उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब लकड़हारे को न्याय के लिए भटकना पड़ा था और कैसे एक कीमती अंगूठी चोरी हो गई थी। राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और उनकी सलाह पर राज्य में न्याय और ईमानदारी को बढ़ावा दिया। सेठ धन्नालाल ने भी अपनी बेईमानी से तौबा कर ली, क्योंकि उसे डर था कि मुल्ला नसरुद्दीन उसे फिर से बेवकूफ बना देंगे। इस तरह मुल्ला की अदालत में गधा, व्यापारी और राजा तीनों की पोल खुली। गधे की पोल इसलिए खुली क्योंकि उसे बेगुनाही साबित करनी पड़ी। व्यापारी की पोल इसलिए खुली क्योंकि उसका झूठ पकड़ में आ गया। और राजा की पोल इसलिए खुली क्योंकि उसे अपनी न्याय व्यवस्था की कमियां समझ में आईं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अक्लमंदी से यह साबित कर दिया कि ज्ञान और न्याय किसी पद या ताकत के मोहताज नहीं होते, बल्कि वे हर इंसान के अंदर होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। और हाँ, कभी कभी एक गधा भी न्याय दिलाने में मददगार हो सकता है, अगर उसके पीछे मुल्ला नसरुद्दीन जैसा दिमाग हो। कहानी 4। कहानी शुरू होती है खोरासन के एक छोटे से राज्य से। वहां का राजा खुर्रम शाह बहुत अक्खड़ और घमंडी था। उसे लगता था कि उसके जैसी बुद्धि पूरे राज्य में किसी के पास नहीं। जो भी उससे बात करने आता, वो उसे नीचे दिखाकर कहता, तुम सब मूर्ख हो, असली समझ तो मेरे पास है। एक दिन राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री, इस राज्य में कोई तो हो जो मुझसे ज्यादा चालाक हो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर मेरी बराबरी कौन कर सकता है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, एक आदमी है, मुल्ला नसीरुद्दीन। वो अक्सर ऐसी बातें करता है जिनमें मजाक भी होता है और गहरी समझ भी। राजा हंसा। वो पागल मुल्ला, जो गधे पर उल्टा बैठकर घूमता है, वही मुझे चुनौती देगा। मंत्री बोला, हुजूर, लोग कहते हैं कि वो किसी को भी अपनी बातों में उलझा देता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे कल ही दरबार में बुलाओ। मैं उसे साबित कर दूंगा कि मैं राजा हूं और वो सिर्फ एक मजाकिया मूर्ख।
अगले दिन मुल्ला अपने पुराने गधे फर्रुख पर सवार होकर दरबार पहुंचा। दरबारियों ने उसकी तरफ देखकर हंसी दबाई। किसी ने कहा, देखो वही आया है, अपने गधे से ज्यादा मूर्ख ये खुद है। कोई बोला, लगता है आज राजा का मूड बहुत मजेदार होने वाला है। राजा ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने सुना है तुम बड़े अक्लमंद बनते हो। चलो आज तुम्हारी परीक्षा लेंगे। मुल्ला बोला, हुजूर परीक्षा लीजिए, मगर ध्यान रहे कभी कभी प्रश्न पूछने वाला भी परीक्षा में फंस जाता है। राजा ने आंखें तरेरी। अच्छा तो बताओ, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो ये बताओ, आसमान में सितारों की गिनती कितनी है? मुल्ला ने बिना सोचे कहा, हुजूर बिल्कुल पता है। जितने आपके राज्य में मच्छर हैं उतने ही सितारे हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा बोला, ये क्या बेहुदा जवाब है? मुल्ला बोला, हुजूर आप गिन लीजिए, अगर आपको लगे कि एक ज्यादा या कम है तो मैं अपने जवाब को सुधार दूं। राजा कुछ बोल नहीं पाया। दरबार में सब हंसने लगे। मुल्ला ने मन ही मन कहा, पहली चाल राजा की गई बेकार। राजा को अपमान महसूस हुआ। उसने तय किया कि अब मुल्ला को ऐसी परीक्षा में फंसाऊंगा कि वो खुद मान ले कि वो मूर्ख है। अगले दिन राजा ने उसे फिर बुलाया और कहा, मुल्ला अब तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने हैं। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मूर्ख घोषित कर दूंगा और पूरे शहर में ढोल बजवाऊंगा। मुल्ला मुस्कुराया, हुजूर ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो? राजा ने कहा, तब मैं तुम्हें अपने दरबार का सलाहकार बना दूंगा। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोला, तो हुजूर सवाल पूछिए। राजा ने कहा, पहला सवाल, अगर धरती गोल है तो लोग नीचे क्यों नहीं गिर जाते? मुल्ला ने कहा, हुजूर क्योंकि लोग अपने अपने लालचों से चिपके हुए हैं। जो लालच से अलग हुआ वही नीचे गिरा। दरबार में फिर ठहाका गूंजा। राजा ने मुंह बिचकाया, हूं, अच्छा जवाब है, मगर अगला देखो। दूसरा सवाल, बताओ बुद्धिमान कौन है, जो बहुत जानता है या जो कुछ नहीं जानता? मुल्ला ने कहा, हुजूर जो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता वही सबसे बुद्धिमान है। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, और तीसरा सवाल? मुल्ला मुस्कुराया, तीसरा तो आप ही पूछेंगे ना हुजूर। राजा ने कहा, ठीक है, तीसरा सवाल ये रहा, बताओ राजा और गधे में क्या फर्क है? पूरा दरबार चुप। सबकी नजर मुल्ला पर टिक गई। राजा हंसते हुए बोला, अब बचो मुल्ला। मुल्ला ने गंभीरता से राजा की तरफ देखा, फिर बोला, हुजूर फर्क तो बहुत छोटा है, बस इतना कि गधा मुल्ला के घर बाहर बंधा रहता है और राजा दरबार में बैठा रहता है। दरबार में ठहाके फूट पड़े। राजा लाल पीला हो गया, बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मुल्ला बोला, हुजूर आप ही ने कहा था सच्चा उत्तर देना। अब अगर जवाब पसंद नहीं आया तो दोष प्रश्न में है, उत्तर में नहीं। राजा गुस्से में तिलमिला उठा। मुल्ला, मैं तुम्हें सजा दूंगा। मुल्ला बोला, हुजूर पहले एक आखिरी सवाल पूछने दीजिए। राजा ने कहा, क्या? मुल्ला बोला, अगर मैं मूर्ख हूं तो आपकी हार किसकी हुई, मूर्ख की या बुद्धिमान की? राजा चुप। दरबार में सन्नाटा। फिर किसी मंत्री की हंसी छूट गई और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने झेंपते हुए कहा, अच्छा आज से तुम मेरे सलाहकार हो, क्योंकि जो राजा को मूर्ख बना दे वो ही असली बुद्धिमान होता है।
कुछ दिन बाद राजा ने मुल्ला को अपने पास बुलाया और कहा, मुल्ला, तुमसे एक बात पूछनी है। मैं राजा होकर भी अक्सर असंतुष्ट क्यों रहता हूँ? मुल्ला ने कहा, हुजूर, क्योंकि आपके मन में सब मुझसे कम है का अहंकार है, और जब कोई ऊंचाई पर अकेला खड़ा होता है तो उसके पास ना छाया रहती है ना सुकून। राजा थोड़ी देर चुप रहा। उसके चेहरे पर विनम्रता उतर आई। उस दिन से उसने फैसला किया कि वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाएगा, और मुल्ला को उसने अपना आधिकारिक सलाहकार बना लिया। कुछ हफ्तों बाद मुल्ला ने दरबार के बाहर एक मजेदार पोस्टर लगवाया। राजा मूर्ख नहीं है, उसने अपने मूर्खपन को पहचान लिया। लोगों ने पढ़ा और हंसने लगे। राजा भी बाहर आया, पढ़ा और मुस्कुराया। उसने कहा, मुल्ला, ये तो मेरे खिलाफ मजाक है। मुल्ला बोला, हुजूर, मजाक नहीं, सम्मान है। जो अपनी गलती पहचान ले वही समझदार कहलाता है। राजा ने कहा, तो अब मैं सच में समझदार हूं? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हुजूर, अब तो आप इतने समझदार हो गए हैं कि खुद को मूर्ख मानने में शर्म नहीं करते। राजा हंस पड़ा, और दरबार में फिर से हंसी और ज्ञान दोनों की गूंज फैल गई। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस कहानी में एक गहरी बात समझाई कि असली बुद्धिमान वही होता है जो अपने अहंकार पर हंस सके, क्योंकि जो खुद को सबसे चतुर मानता है वही सबसे पहले अपने भ्रम में गिरता है। तो सोचिए, क्या कभी हमने भी किसी को कमतर समझा है? क्या हमें भी कभी लगा कि मैं ही सही हूं? अगर हाँ, तो मुल्ला की तरह थोड़ा हंस लीजिए, क्योंकि कभी कभी हंसी ही सबसे बड़ा ज्ञान देती है। अगर आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की ये बुद्धि और हंसी भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक हंसते हंसते पहुंचती रहें। कहानी 5। मुल्ला नसरुद्दीन का गांव एक अजीबोगरीब जगह थी। यहाँ सूरज की किरणें भी हिसाब किताब के साथ पड़ती थीं और हवा भी उधार पर चलती थी। ऐसे माहौल में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी अक्लमंदी और कभी-कभी बेवकूफ़ी भरी हरकतों के लिए मशहूर थे। उनका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर या तो मुस्कान आ जाती थी या फिर माथे पर चिंता की लकीरें। मुल्ला का मुख्य पेशा था खेतीबाड़ी, जो अक्सर किस्मत और मौसम के भरोसे चलती थी। कभी अच्छी फसल होती तो कभी बारिश न होने से खेत सूख जाते। लेकिन मुल्ला की एक और आदत थी, चीजें उधार लेना। कभी पड़ोसी से एक बोरी गेहूं, कभी दुकानदार से कुछ पैसे, और कभी कभी तो गांव के सबसे अमीर और कंजूस साहूकार लाला दीनदयाल से भी। लाला दीनदयाल अपने नाम के विपरीत किसी पर दीनदया नहीं दिखाते थे। उनका कारोबार ही सूदखोरी पर चलता था। उनके घर के बाहर हमेशा एक लंबी कतार लगी रहती थी, जिसमें गांव के गरीब किसान और छोटे मोटे व्यापारी अपनी जरूरतों के लिए हाथ फैलाए खड़े रहते थे। लाला दीनदयाल का चेहरा हमेशा एक ही भाव में रहता था, गंभीरता और पैसे गिनने की धुन। एक बार मुल्ला को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। फसल अच्छी नहीं हुई थी और जेब खाली थी। गांव में कोई और चारा न देखकर मुल्ला लाला दीनदयाल के पास पहुंचे। लाला अपने मुनीम के साथ बही खाते देख रहे थे। मुल्ला को देखकर लाला ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। वे मुल्ला को अच्छी तरह जानते थे, उधार लेने में माहिर, लेकिन चुकाने में थोड़े ढीले। मुल्ला ने अपनी समस्या बताई, लाला जी, बेटी की शादी है, थोड़ी मदद चाहिए। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, क्या करूं? लाला ने अपनी मोटी मोटी भौहें चढ़ाईं। मुल्ला जी, आप तो जानते हैं मेरा काम ही यही है, लेकिन आप पर मुझे कुछ ज्यादा ही एतबार करना पड़ता है।
पिछली बार का उधार भी अभी तक पूरा नहीं चुकाया आपने। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, इस बार ऐसा नहीं होगा लाला जी। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही फसल आएगी मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। बहुत मानम नॉवल के बाद लाला ने मुल्ला को 500 दीनार उधार दिए, लेकिन ब्याज की शर्त इतनी कड़ी थी कि सुनकर मुल्ला के होश उड़ गए। हर महीने 10% ब्याज। मुल्ला को कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने हामी भर दी। लाला ने मुनीम से दस्तावेज तैयार करवाए और मुल्ला ने अंगूठा लगा दिया। याद रखिएगा मुल्ला जी, ब्याज हर महीने बढ़ता जाएगा। देर मत कीजिएगा, लाला ने चेतावनी दी। मुल्ला ने सोचा, क्या करें, मुसीबत में इंसान क्या नहीं करता। बेटी की शादी धूमधाम से हुई। मुल्ला बहुत खुश थे, लेकिन उनके मन में लाला दीनदयाल का उधार एक भारी बोझ की तरह बैठा हुआ था। समय गुजरता गया। इस बार भी फसल ने धोखा दे दिया। लगातार 2-3 महीने तक बारिश नहीं हुई और मुल्ला के खेतों में दरारें पड़ गईं। अब हर महीने लाला दीनदयाल का मुनीम मुल्ला के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मुल्ला जी, लाला जी ने पैसे मांगे हैं। ब्याज बढ़ता जा रहा है। मुल्ला हर बार कोई न कोई बहाना बनाते। कभी कहते अगले महीने दे दूंगा, कभी कहते थोड़े और पैसे मिलने दो, फिर एक साथ चुका दूंगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके पास पैसे थे ही नहीं। 3 महीने बीत गए। 500 दीनार का मूलधन और उस पर लगा भारी ब्याज मिलकर लगभग 700 दीनार हो चुके थे। लाला दीनदयाल का सब्र जवाब दे गया। एक दिन लाला खुद मुल्ला के दरवाजे पर पहुंच गए। उनके साथ 4-5 तगड़े लठैत भी थे, जिन्हें देखकर गांव वाले दूर ही रहे। मुल्ला नसरुद्दीन, बाहर आओ, लाला ने जोर से आवाज दी। मुल्ला घर के अंदर से ही आवाज सुनकर सहम गए। उन्हें पता था कि आज मुसीबत बहुत बड़ी है। वह डरते डरते बाहर आए। क्या बात है लाला जी, मुल्ला ने नटकीय ढंग से पूछा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लाला का चेहरा गुस्से से लाल था। क्या बात है? तुम पूछ रहे हो क्या बात है? मेरा 700 दीनार का उधार कब चुकाओगे? तुम मेरे पैसे हजम करने की सोच रहे हो क्या? मुल्ला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लाला जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते हैं, फसल सूख गई है। अभी पैसे नहीं हैं। थोड़ा और समय दे दीजिए। समय? कितना समय चाहिए? तुम मुझे टालते रहते हो। अब मैं एक दिन भी इंतजार नहीं करूंगा। या तो पैसे दो या फिर तुम्हारा घर जब्त कर लूंगा। लाला ने अपनी असली चाल चली। उनका इरादा हमेशा से यही था, गरीबों की जमीन जायदाद हड़पना। मुल्ला को अपनी आंखों के सामने अपना छोटा सा घर, अपने पुरखों की विरासत छिनती हुई नजर आ रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी लाला के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मुल्ला को एक विचार आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने लाला से कहा, लाला जी, एक बात बताइए। क्या आप जानते हैं कि एक मुर्गी एक साल में कितने अंडे देती है? लाला को मुल्ला की बात सुनकर गुस्सा और आ गया। मुल्ला, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ अपने पैसे वसूलने आया हूँ और तुम मुझे मुर्गियों के अंडे गिनने को कह रहे हो। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, नहीं लाला जी, सुनिए तो सही। मान लीजिए मेरे पास एक मुर्गी है और वह साल में 100 अंडे देती है। हर अंडे की कीमत 1 दीनार है। तो एक साल में 100 दीनार हुए, ठीक है। लाला ने अपनी आंखें सिकोड़ी। हाँ तो? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, अब सोचिए, अगर यह मुर्गी मेरी नहीं बल्कि आपकी होती तो एक साल में आपके पास 100 दीनार के अंडे होते। अगले साल उन अंडों से निकली मुर्गियां भी अंडे देतीं
और आपकी दौलत कई गुना बढ़ जाती। ठीक है। लाला अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि मुल्ला किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने बस सिर हिला दिया। तो लाला जी, मुल्ला ने अब अपनी आवाज में थोड़ा जोर दिया, जिस 500 दीनार का आप मुझसे ब्याज वसूल रहे हैं, अगर वह 500 दीनार मैंने आपसे उधार न लिए होते बल्कि वह आपके पास ही रहते, तो क्या वह 500 दीनार भी अंडे देते? लाला चौंक गए। मुल्ला की बात में दम था। पैसे कभी अंडे नहीं देते। मुल्ला ने आगे कहा, लाला जी, अगर आप अपने पैसों पर इतना ही ब्याज लगाते हैं तो मुझे यह बताइए, अगर मैं आपसे उधार न लेता तो क्या आपके 500 दीनार यूं ही बैठे बैठे 700 दीनार हो जाते? नहीं न। आप मुझसे काम करवा रहे हैं। मेरे पास आपके पैसे हैं, इसलिए आप इन पैसों को काम पर लगा रहे हैं। जैसे मेरी मुर्गी अंडे देती है, वैसे ही आपके पैसे मेरी जरूरतों के जरिए बढ़ रहे हैं। लाला दीनदयाल निशब्द थे। गांव वाले भी मुल्ला की अक्लमंदी पर हैरान थे। मुल्ला ने तर्क दिया कि ब्याज तभी जायज है जब पैसे से कुछ उत्पादन हो, जब पैसा खुद कुछ कमाए। लेकिन सिर्फ उधार देकर उस पर इतना भारी ब्याज वसूलना, यह तो अन्याय था। और लाला जी, मुल्ला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर यह 500 दीनार आपके पास होते और आपने इन्हें किसी काम में न लगाया होता तो क्या वे खुद ब खुद बढ़ जाते? नहीं। तो फिर आप मुझसे किस बात का ब्याज ले रहे हैं? आप तो सिर्फ इसलिए मुझसे ब्याज वसूल रहे हैं क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। लाला दीनदयाल का चेहरा उतर गया। वे समझ गए कि मुल्ला ने उन्हें अपनी ही जाल में फंसा दिया है। वे हमेशा अपने कुटिल तर्कों से लोगों को चुप करा देते थे, लेकिन आज मुल्ला ने उन्हें उनके ही हथियार से मात दे दी थी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। उन्हें मुल्ला की इस अक्लमंदी पर गर्व था। लाला को अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने हार मान ली। ठीक है मुल्ला जी, लाला ने गुस्से में कहा, इस बार मैं आपको माफ करता हूं। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुल्ला मुस्कुराए, अगली बार लाला जी, मैं उधार ही नहीं लूंगा। लाला और उनके लठैत वहां से चुपचाप चले गए। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने न केवल अपने घर को बचाया था, बल्कि गांव वालों को भी लाला के शोषण से कुछ हद तक आजादी दिलाई थी। इस घटना के बाद मुल्ला नसरुद्दीन की ख्याति और बढ़ गई। लोग उन्हें और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। लाला दीनदयाल भी अब ब्याज वसूलने में थोड़े कम कठोर हो गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई और मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें उनके ही तर्कों से मात न दे दे। ब्याज के साथ मिला मजा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन का स्वभाव ही ऐसा था कि वे मुसीबत में पड़ने के बाद ही कुछ सीखते थे। लाला दीनदयाल के साथ हुई घटना के बाद मुल्ला ने ठान लिया था कि वे अब कभी उधार नहीं लेंगे। उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, अपने खेतों में नए तरीके अपनाए और अपनी बचत पर ध्यान दिया। एक बार गांव में एक बड़ा बाजार लगा। दूर दूर से व्यापारी अपनी चीजें बेचने आए थे। मुल्ला के पास कुछ अतिरिक्त गेहूं और सब्जियां थीं, जिन्हें वे बाजार में बेचने गए। बाजार में उन्होंने देखा कि एक व्यापारी बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। मुल्ला को उन बर्तनों में बड़ा आकर्षण महसूस हुआ। उन्हें लगा कि अगर वे इन बर्तनों को खरीदकर गांव में बेचें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मुल्ला के पास पूरे पैसे नहीं थे। उन्हें याद आया कि उन्होंने कसम खाई थी कि वे अब कभी उधार नहीं लेंगे। लेकिन यह एक ऐसा मौका था जिसे वे गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा, बस एक बार और उधार लूंगा और फिर कभी नहीं। इस बार वे लाला दीनदयाल के पास नहीं गए।
उन्हें पता था कि लाला अब उन्हें आसानी से उधार नहीं देंगे। वे गांव के एक और छोटे साहूकार सेठ कल्याणमल के पास पहुंचे। सेठ कल्याणमल लाला जितने कठोर नहीं थे, लेकिन उनका ब्याज भी कम नहीं था। मुल्ला ने सेठ से 200 दीनार उधार लिए और इस बार भी ब्याज की दर ऊंची थी। सेठ कल्याणमल ने समझाया, देखिए मुल्ला जी, मैं आपको जानता हूं, आप शरीफ आदमी हैं, लेकिन कारोबार में कोई रियायत नहीं होती। अगर आप समय पर पैसे नहीं लौटाते तो ब्याज बढ़ता जाएगा। मुल्ला ने सोचा कि वे इन बर्तनों को तुरंत बेचकर पैसे लौटा देंगे। उन्होंने बर्तन खरीदे और उन्हें गांव में बेचने लगे। पहले कुछ दिन तो बिक्री अच्छी हुई, लेकिन फिर अचानक गांव में किसी बात पर तनाव हो गया और बाजार में लोगों का आना जाना कम हो गया। मुल्ला के बर्तन बिकने बंद हो गए। अब फिर वही कहानी। मुल्ला के पास पैसे नहीं थे। सेठ कल्याणमल का मुनीम हर महीने दरवाजे पर आने लगा। मुल्ला फिर से बहाने बनाने लगे। 2 महीने बीत गए। 200 दीनार पर ब्याज लगकर लगभग 250 दीनार हो गए थे। सेठ कल्याणमल भी अब थोड़ा नाराज होने लगे थे। एक दिन सेठ कल्याणमल खुद मुल्ला के दरवाजे पर आ गए। मुल्ला जी, क्या बात है? आप मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं? मुल्ला ने इस बार भी अपनी वही पुरानी चाल चली। सेठ जी, आप जानते हैं कि मुझे क्या हो गया है। मेरी एक आंख में दर्द होने लगा है और दूसरी आंख से दिखाई नहीं देता। मैं क्या करूं? सेठ कल्याणमल चौंक गए। क्या? आपको क्या हो गया है? दिखाइए तो। मुल्ला ने नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सेठ जी, मैं अंधा हो गया हूं। सेठ कल्याणमल घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर यह अंधा हो गया तो मेरे पैसे कौन लौटाएगा? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। अब आप ही बताइए सेठ जी, मैं अंधा हो गया हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे आपका उधार चुकाऊंगा? सेठ कल्याणमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुल्ला को उधार देकर गलती की थी। अब उन्हें अपने पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है मुल्ला जी, सेठ कल्याणमल ने हार मानकर कहा, मुझे अफसोस है कि आपको यह सब हुआ। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। आप ठीक हो जाइए, बस यही दुआ है। सेठ कल्याणमल वहां से चले गए। मुल्ला ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उन्होंने एक बार फिर अपनी अक्लमंदी से मुसीबत को टाल दिया था। लेकिन इस बार मुल्ला को अपनी इस चालाकी पर गर्व नहीं हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैं हर बार अपनी अक्लमंदी से मुसीबत से निकल जाता हूं, लेकिन यह तो सही तरीका नहीं है। मुझे अपनी आदतों को सुधारना होगा। उस दिन के बाद मुल्ला ने वास्तव में उधार लेना छोड़ दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपनी बचत पर ध्यान दिया और अपनी जरूरतों को अपनी कमाई के हिसाब से पूरा करना सीखा। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा बाग लगाया, जिसमें वे फल और सब्जियां उगाते थे। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और इससे भी उन्हें कुछ आमदनी होने लगी। धीरे धीरे मुल्ला ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली। उनके पास अब न केवल खाने पीने की कमी नहीं थी, बल्कि वे छोटे मोटे दान पुण्य भी करने लगे थे। गांव के लोग उन्हें एक मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जानने लगे। एक दिन लाला दीनदयाल और सेठ कल्याणमल दोनों मुल्ला के घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मुल्ला एक छोटे से चबूतरे पर बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष की मुस्कान है। लाला दीनदयाल ने सेठ कल्याणमल से कहा, देखो सेठ जी, मुल्ला नसरुद्दीन कितना बदल गया है। सेठ कल्याणमल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ लाला जी,
उधार की मुसीबत ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। मुल्ला ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। लाला और सेठ भी मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि मुल्ला ने उन्हें सिर्फ अपनी अक्लमंदी से ही नहीं, बल्कि अपने परिवर्तन से भी एक बड़ा सबक सिखाया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने समझ लिया था कि ब्याज के साथ मजा सिर्फ तभी आता है जब आप मुसीबत से निकलने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें, न कि सिर्फ चालाकी से। असली मजा तो आत्मनिर्भरता में है, और उसी में सच्चा सुख और शांति है। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने उधार की मुसीबत से छुटकारा पाया और एक बेहतर इंसान बनकर दिखाए। उनकी कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी गलतियों से सीखा और जीवन के असली सबक को समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबतें अक्सर हमें कुछ बड़ा सिखाने आती हैं, और अक्लमंदी सिर्फ समस्या से निकलना नहीं, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करना भी है। और हाँ, अगर पैसे अंडे नहीं देते तो उन पर इतना ब्याज भी क्यों लगे। यह मुल्ला का तर्क आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कहानी 6। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो झूठ बोले भी नहीं और सच भी पूरी तरह न कहे? हाँ, आपने सही सुना, न झूठ न सच, बस सच्चाई को थोड़ा पलट दे। आज की कहानी में हम मिलेंगे ऐसे ही शख्स से, मुल्ला नसीरुद्दीन से, जिनकी जुबान से निकला हर जवाब एक नई पहेली बन जाता था। तो आइए सुनते हैं, जब मुल्ला ने अदालत में कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, बस सच्चाई को पलट देता हूं। एक दिन पूरे शहर में खबर फैल गई, मुल्ला नसीरुद्दीन पर मुकदमा हो गया है। लोग दौड़ पड़े काजी की अदालत की ओर। किसी ने पूछा, किस बात पर? तो जवाब मिला, कहा जा रहा है कि मुल्ला ने शहर के व्यापारी हसन को बेवकूफ बना दिया। दर्शकों से सवाल, आप बताइए, अगर कोई मुल्ला नसीरुद्दीन को बेवकूफ बना सके, वो ज्यादा होशियार होगा या बदकिस्मत? खैर, अदालत भर चुकी थी। काजी अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा था और सामने खड़ा था व्यापारी हसन, सिर पर गुस्से का तूफान। हसन बोला, जनाब काजी साहब, इस मुल्ला ने मेरे साथ धोखा किया है। काजी ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, क्या धोखा किया? हसन बोला, मैंने मुल्ला को अपना घोड़ा बेचने के लिए सौंपा था। कहा था कि इसे 20 दिन में बेचकर पैसे ला देना। मुल्ला ने घोड़ा बेचा तो सही, लेकिन जब मैं पैसे मांगने गया तो कहने लगा, घोड़ा तो बेच दिया, पर बेचने का मतलब समझौता था, पैसे देना नहीं। अदालत में सब हंस पड़े, लेकिन काजी ने गुस्से में कहा, चुप रहो, अदालत में हंसी मजाक नहीं चलता। पर आप बताइए, क्या ऐसी बात पर कोई हंसी रोक सकता है? काजी ने फिर पूछा, मुल्ला, क्या ये सच है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पगड़ी ठीक की, मूछें तानी और बोला, जनाब, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि घोड़ा बेच दूंगा तो बेच दिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि पैसे दूंगा। काजी ने गुस्से से कहा, तो तुमने झूठ बोला। मुल्ला मुस्कुराया, जनाब, मैं झूठ नहीं बोलता, बस सच्चाई को थोड़ा पलट देता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। काजी ने मेज पर हथौड़ा पटका, मुल्ला, तुम्हारी ये चालाक ज़बान अदालत में नहीं चलेगी। मुल्ला शांत था, जनाब, अगर मेरी ज़बान अदालत में नहीं चलेगी तो मैं कैसे बोलूंगा? क्या इशारों में फैसला दूं? लोग फिर हंस पड़े। काजी बोला, तुम्हारा मजाक अब बहुत हो गया, सच्चाई बताओ। मुल्ला ने कहा, जनाब, सच्चाई तो वही है जो मैं कह रहा हूं।
आप चाहे तो पलट कर देख लीजिए झूठ कहाँ है। काजी परेशान होकर बोला, इस आदमी की बातों में तो मक्खन भी फिसल जाए। काजी ने हसन से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हसन बोला, जी मुल्ला ने लिखा था एक कागज पर, मैं हसन का घोड़ा बेच दूंगा। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए जनाब, मैंने लिखा कि बेच दूंगा। इसका मतलब बेचने की प्रक्रिया पूरी करना था। पैसे देना नहीं लिखा, क्योंकि मैंने सोचा वो अपने आप समझ लेंगे। काजी चिल्लाया, तो अब हमें ये सिखाओगे कि बेचना का मतलब क्या होता है? मुल्ला बोला, जनाब अगर मैं सिखाऊंगा नहीं तो लोग ऐसे ही अदालत आते रहेंगे। अदालत फिर हंसी से गूंज उठी। अब काजी ने गंभीर होकर कहा, मुल्ला तुम सच्चाई को पलटते क्यों हो? मुल्ला बोला, जनाब सच्चाई अगर पलटने से भी सच रहे तो वही असली सच्चाई है। काजी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। सच में मुल्ला की बात में दम था। मुल्ला आगे बोला, जैसे आईना उल्टा दिखाता है पर सच ही दिखाता है, वैसे ही मैं भी सच्चाई को पलटता हूं पर झूठ नहीं बोलता। आप क्या सोचते हैं, क्या सच्चाई को पलटने पर भी वो सच्ची रहती है? कमेंट में बताइएगा। काजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो साबित करो। मुल्ला ने कहा, जनाब आसान है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं सच बोलूं और आपको झूठ लगे तो सजा आपके कानों को दीजिए जिन्होंने सच को झूठ समझा। काजी का चेहरा लाल हो गया, मगर अदालत हंसी से गूंज उठी। काजी ने हार मान ली। ठीक है मुल्ला, तुम्हारी सजा है कि तुम हसन को उसके पैसे लौटाओ। मुल्ला बोला, जनाब पैसे तो मैंने कभी लिए ही नहीं। क्या मतलब? काजी ने पूछा। मुल्ला बोला, घोड़ा बेचने वाला ग्राहक तो पैसे लेकर भाग गया। मैंने सोचा जब वो पलटकर आएगा तब मैं भी पलटकर उसे पैसे दूंगा। काजी चौंका, तो असली धोखा तो उस ग्राहक ने दिया। मुल्ला बोला, जनाब वही तो मैं कह रहा हूं। लोग मेरी सच्चाई को झूठ समझते हैं क्योंकि वो पलटकर नहीं देखते। काजी ने गहरी सांस ली और बोला, मुल्ला तुम अजीब आदमी हो। कभी झूठ बोलते नहीं पर सच्चाई को ऐसा घुमा देते हो कि हर कोई भ्रमित हो जाए। मुल्ला मुस्कुराया, जनाब अगर लोग हर बात तुरंत समझ लें तो अक्ल का मजा ही क्या रहेगा। काजी हंस पड़ा। उसने कहा, ठीक है तुम आजाद हो, लेकिन अगली बार सच्चाई को इतना मत पलटना कि वो खुद भी पहचान न पाए। मुल्ला बोला, जनाब मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आदत है सच को सजाकर पेश करने की। जब मुल्ला बाहर आया, लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। एक बूढ़े ने पूछा, मुल्ला तुम सच में झूठ नहीं बोलते? मुल्ला बोला, मैं झूठ बोलूं तो लोग नाराज होते हैं, सच बोलूं तो शर्मिंदा होते हैं। इसलिए मैं सच्चाई को थोड़ा पलट देता हूं ताकि किसी का दिल भी न दुखे और बात भी पहुंच जाए। भीड़ ने तालियां बजाईं। हैप्पी स्माइली। क्या कभी आपने भी ऐसा सच बोला है जिससे किसी की हंसी छूट गई हो? मुल्ला की ये कहानी सिर्फ हंसी की नहीं, बल्कि सोच की भी कहानी है। कभी कभी सच्चाई को पलटना बुरा नहीं होता, अगर उससे किसी का दिल बच जाए, क्योंकि सच वही नहीं होता जो हम सुनते हैं। कभी कभी सच वही होता है जो मुस्कुराकर कहा जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मुल्ला झूठा था या बस सच्चाई का कलाकार?